आज हम जानते हैं वो सब कुछ सत्य है और उससे परे कुछ भी नहीं। हर ज्ञान की एक सीमा होती है और उसी यही सीमा, जब हम उस लिमिटेशन को स्वीकार करते हैं तभी हमारे विकास का पथ खुलता है। हम सभी लोग ये मान रहे थे अब से 4 साल पहले तक कि मनुष्य के विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम किसी भी आपदा से निपट सकते हैं। और जो भी हम महामारियों के किस्से पढ़ा करते थे, दुर्गाओं के किस्से पढ़ा करते थे, तो सोचते थे कि उस समय क्योंकि तकनीक नहीं थी, डॉक्टरों के पास इतना ज्ञान नहीं था, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में मरे। जब हम प्लेग का किस्सा सुनते थे, हैजा का किस्सा सुनते थे, या स्पेनिश फ्लू का किस्सा सुनते थे, या ब्लैक डेथ का किस्सा सुनते थे, हम आश्चर्य से भर जाते थे ना। या इवन जब हम लोग अकाल की बात पढ़ते हैं कि अकाल जब हुआ तो अकाल में इतने सारे लोग मारे गए, तो आश्चर्य में होता है कि उस समय सरकारें क्या कर रही थी, लोग क्या कर रहे थे कि लोग इतनी बड़ी संख्या में मर रहे थे। लेकिन 4 साल पहले ही एक छोटे से वायरस जिसका नाम भी हम में से ज़्यादातर लोग नहीं, उससे पहले नहीं जानते, एक वायरस आया और वो दुनिया के एक कोने में आया। और आज की दुनिया नेटवर्क के द्वारा इस तरह इतनी कनेक्टेड है। अब तक हम लोग इंटरनेट को सिर्फ किताबों में पढ़ते आ रहे थे, फोन में उपयोग करते आ रहे थे कि अच्छा ये इंटरनेट है, और सिद्धांत के रूप में जानते थे कि पूरी दुनिया एक जाल के द्वारा जुड़ गई है। अब तक हम लोगों ने यही किया था ना। लेकिन 2019 का वो छोटा सा विषाणु, उसने सही अर्थों में उसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि पूरी दुनिया सचमुच में जुड़ी हुई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी होगा तो पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी। चीन के वुहान शहर में वायरस निकलता है, भारत प्रभावित होता है। चलिए, भारत तो सटा हुआ है, भारत और चीन की सीमा सटी हुई है, नेपाल की सीमा सटी हुई है, म्यांमार की सीमा सटी हुई है, कंबोडिया कई स्थल से पहुंचा जा सकता है। लेकिन अमेरिका वो तो हजारों मील दूर है, जापान वो तो अलग है, ऑस्ट्रेलिया वो तो अलग है, सबके सब उस बीमारी से ग्रसित हुए। वो जो इंटरकनेक्शन है, और ये इंटरकनेक्शन नॉलेज के रूप में ही सबसे पहले हमारे सामने उपस्थित है। जो ज्ञान है परस्पर मानव की जातियां, जो आज हम होमो सेपियंस अपने आप को कहते हैं, और जो विकास के क्रम में, मानव के विकास के क्रम में हम देखते हैं कि ये 5वीं या 6वीं मानव की प्रजाति है जो पृथ्वी पर अस्तित्व में है। तो उसके विकास के क्रम में ही हम ये समझते हैं कि जो नॉलेज का बेस हम तक एक क्रम से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, एक समय से दूसरे समय तक आया है, वो निरंतर एक क्रम के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में, एक चेन के रूप में आगे बढ़ता रहा है। और यह जब हम इस सीमा को स्वीकार करते हैं कि आज भी हमारे ज्ञान की लिमिटेशन है, उसकी एक निश्चित सीमा है, उससे परे जा करके हमको कुछ खोजें करनी है, कुछ बात करनी है, तभी हम सही अर्थों में अपने ज्ञान के मूल को समझ पाते हैं। और जब ज्ञान के मूल की बात करते हैं तो फिलॉसफी में ही एक टर्म है तत्व मीमांसा। आपको लग रहा होगा कि अभी हम बहुत सारा फिलॉसफिकल होते जा रहे हैं। ये थोड़ी सी जरूरत इसलिए है पूर्व व्याख्यान की, ताकि जब हम सामाजिक शोध की तरफ बढ़े या वैज्ञानिक शोध की तरफ बढ़े तो ये जो टर्मिनोलॉजी का जब हम प्रयोग करेंगे तो आप इससे परिचित रहें कि इसका अर्थ क्या है और कौन से दार्शनिक थे या वैज्ञानिक थे जिनके आधार पर आज की वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ है। तो वास्तविकताओं के मूल स्वरूप को समझने का जो प्रयास है उसे भी हम तत्व विज्ञान कहते हैं। और इसमें बुनियादी, सरल और अंतर्दृष्टि वर्णन होता है। एक शब्द में कहें तो ज्ञान का जो मूल आधार है, ओरिजिन है, उसकी जब हम खोज करते हैं तो उसे ही हम मेटाफिजिक्स या तत्व विज्ञान के रूप में कहते हैं। ओशो के भाषण बड़े लोकप्रिय हैं, सोशल मीडिया पर आप लोग अक्सर सुनने को मिल जाता होगा। ओशो इस मेटाफिजिक्स शब्द का कई बार प्रयोग कई सारे अर्थों में करते हैं। तो वास्तव में एक बार एक जेम्स सन्यासी के ओशो से संवाद जब हो रहा था, तो संवाद के क्रम में उन्होंने ओशो से प्रश्न किया। ओशो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ओशो से उन्होंने प्रश्न किया कि आप बुद्ध की कई सारी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो बुद्ध के जीवन में कभी नहीं है, या बुद्ध की शिक्षाओं के नाम पर बहुत कुछ ऐसा बता देते हैं जो बुद्ध ने मूल रूप से अपने
कथनों में कभी नहीं कहा। तो ओशो का कहना था कि आप जो है उसके शब्द को पकड़ करके उसके अर्थ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मैं बुद्ध के भाव को पकड़ करके उसके अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। और तत्व मीमांसा भी वही है, जब हम भाव को पकड़ करके किसी चीज की गहराई में बैठने की, उसके द्वारा क्या बात कही जा रही है उसको समझने का। और जो ज्ञान का सिद्धांत है, वास्तव में यह सिद्धांत दो रूपों में व्यवहार में पुनर्जागरण के बाद आया। और पहला बुद्धिवाद, जिसे डेकार्ट ने प्रस्तुत किया या इसकी संकल्पना दी। बुद्धिवाद क्या है? तो रैशनैलिटी, कि हम किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पर कसें और अगर वो हमारी बुद्धि में फिट होता है। बुद्ध भी कहते हैं ना अपदीपो भव। अपदीपो भव का अर्थ यही हुआ कि हम उसका परीक्षण खुद करें, ज्ञान हमारे भीतर ही, हम उसका मूल्यांकन खुद करें और जिसे हम तर्क की कसौटी पर सही नहीं पाए तो उसे हम नकार दें, और जिसे हम तर्क की कसौटी पर परख सकें, ठीक समझें, उसे ही स्वीकार करें। यह जो संकल्पना हुई ये बुद्धिवाद के रूप में 17वीं सदी में लोकप्रिय हुई यूरोप में। जब बुद्धिवाद बहुत बढ़ा, जब लोगों ने सब चीज में तर्क करना शुरू किया, जब लोगों ने सब चीजों को क्वांटिफाई करना शुरू किया, मापना शुरू किया, मेजरमेंट करना शुरू किया, तो उसकी प्रतिक्रिया हुई कि भाई आप सभी चीजों को माप नहीं सकते हैं, सभी चीजों को मापना संभव नहीं। एक माँ के दो बेटे हैं, कहने के लिए वो दोनों बेटों से समान रूप से प्यार करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो किसी एक बेटे के प्रति ज्यादा अनुराग रखती है और दूसरे बेटे के प्रति अपेक्षाकृत कम अनुराग रखती है। इसका कारण क्या है ये जस्टिफाई करना संभव नहीं। ऐसा क्यों है कि किसी जगह पर 75 लड़कियां खड़ी हैं और उनमें से आपको कोई एक स्पेसिफिक लड़की या लड़का पसंद आता है? ऐसा क्यों है? तो आप इसको एग्जैक्ट से मेजर नहीं कर सकते कि ऐसा क्या हुआ कि आपने उसकी तरफ झुकाव आपका बढ़ा। या मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी मम्मी को ज़्यादा प्यार करते हैं कि अपने पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं? तो आप हो सकता है कि आप बता पाए कि ठीक है आप अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर मैं उससे कहूँ अच्छा आप कितना प्यार करते हैं, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू ना कि 1 किलो करते हैं कि 2 मीटर करते हैं कि 5 किलोग्राम करते हैं, बता पाना संभव नहीं। तो जो ये बुद्धिवाद की सीमा थी कि हम सब चीज़ों का क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते थे, सब चीज़ों को मात्रा के रूप में तौल नहीं सकते थे, इसलिए अनुभव जनित ज्ञान को भी स्थान देना शुरू किया गया। और ये जो विचार बनवा अनुभववाद, इसको बेकन नाम के एक दार्शनिक हैं, उन्होंने प्रतिस्थापित किया सोशियोलॉजी में। और यहाँ से अब हम लोग वास्तव में आते हैं अपने मूल प्रश्न पे कि व्हाट इज रिसर्च, शोध है क्या? तो एक सामान्य परिभाषा के रूप में देखें तो शोध का अभिप्राय नए और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए शोधक द्वारा चुने हुए विषय की योजनाबद्ध अध्ययन से। ये सबसे सामान्य परिभाषा है कि भाई रिसर्च क्या है। अब आप सभी लोग यहाँ पे जो आए हैं तो आपका रिसर्च एक डिग्री को अर्जित करने के लिए आप कुछ ज्ञान, कुछ फाइंडिंग करना चाहते हैं, कुछ तलाश करना चाहते हैं। और कई बार हम लोग के मन में ऐसा रहता है कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है तो अभी चलो रिसर्च कर लेते हैं, या शोध में इनरोल हो जाते हैं तो जेआरएफ का पैसा मिलता रहेगा। हम में से ज़्यादातर लोग इसी माइंडसेट के साथ पीएचडी में इनरोल होते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर यू, हमारे पार्ट पे भी ऐसा ही था। जब हम लोग भी पढ़ रहे थे तो हम भी शोध में की तरफ क्यों जाएंगे जब, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ करने के लिए नहीं। और जैसे ही हमारे पास आपके वो साथी जिनको तुरंत नौकरी मिल गई इंटर के बाद, तो इंटर के बाद कौन सी नौकरी मिलती है, तो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, सिपाही बन जाते हैं, तो उन्होंने आगे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। आपको लगता था कि आप थोड़ा बेहतर है, आपको इस तरह की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा और बेहतर आपका स्तर है, तो आपने अपने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद आपने कमीशन के एग्ज़ाम दिए,
या आपके कमीशन में रुचि नहीं होगा, हो सकता है आप टीचर बनना ही चाहते हो, तो आपने बीएड किया, बीटीसी किया या एमएड किया, नेट निकाला और आप चाहते हो कि टीचर बन जाए। अब लेकिन टीचर बनने के क्रम में जब आप विश्वविद्यालयों में आप अप्लाई करने लगे तो वहाँ पे पता लगा कि भाई आप 11 में तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा, नेट में तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा और पीएससी है तो 30 नंबर मिल जाएगा। ये तो ज़्यादा बड़ा अंतर है। तो लगा कि भाई ये वाला अंतर पहले मिनिमाइज किया जाए, इसको हटाया किया जाए कि पीएससी की डिग्री भी हमारे पास हो जाए। तो अगर आप किसी भी माइंडसेट के साथ यहाँ पर आए हैं, जरूरी ये है कि जब आप किसी काम में आ गए हैं, आपने हाथ डाल दिया है और उससे आपका नाम जुड़ गया है, तो फिर आप अपने नाम को मत खराब कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का किस्सा है कि जब स्टालिनग्राड पर जर्मन विमान खूब सारे बम गिरा रहे थे और पूरा शहर खंडहर हो गया। एक भी साबुत इमारत वहाँ पर नहीं बची थी, चारों तरफ मिट्टी जला दिए थे खुद रूसी सैनिकों ने कि जर्मन सैनिकों को कुछ खाने के लिए नहीं मिले। भयानक ठंड पड़ रही थी और पूरी बर्फ गिर रही थी, पूरी नदियों में कीचड़ और लोगों की लाशें फूट करके सड़ रही थी। और उस दौरान भी स्टालिनग्राड पे मोर्चा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। एक सीनियर जनरल वहाँ पे आते हैं और तो उनसे जूनियर कमांडर पूछता है कि आखिर हम किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ एक आदमी नहीं है, एक इमारत साबुत नहीं बची है, कोई पुल नहीं बचा है, कोई अनाज नहीं बचा है, कोई मवेशी नहीं बचा है, तो हम रक्षा किसकी कर रहे हैं। तो उस सीनियर कमांडर का जवाब था कि दिस सिटी कंटेन द नेम ऑफ स्टालिन। ये जो शहर है इसमें स्टालिन का नाम जुड़ा हुआ है और स्टालिनग्राड हम खाली नहीं कर सकते, ये हमारी हाथ है। तो अगर किसी चीज से आपका नाम जुड़ गया कि पीएचडी रिटन बाय फलाने XYZ, तो फिर वो तो आपके नाम के साथ है ना। जब आपका जब भी मूल्यांकन होगा उसी पीएचडी के आधार पर होगा। इसलिए डोंट टेक इट कैजुअल, उसको कैजुअल मत लीजिए। अब आपका नाम जब भी आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वो पीएचडी के सबसे पहले आपका सिग्नेचर बन के वहाँ खड़े हो। और कोई दस्तावेज कोई देखे ना देखे आपके इंटरव्यू में, लेकिन लेक्चरशिप के इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपकी पीएचडी जरूर देखी जाएगी और पूछा जाएगा कि किस मेथोडोलॉजी से किया है, क्या फाइंडिंग्स, क्या हाइपोथेसिस, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम थी, क्या आपने सचमुच में कुछ कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया। तो आज हम इसे बड़े कैजुअल लेते हैं और तब हमारे पसीने छूटते हैं कि यार मतलब हमको अपने शोध का रिसर्च प्रॉब्लम भी नहीं पता है कि हमने 4 साल किस चीज़ पे शोध की थी। आप अपना टॉपिक वहाँ ठीक से बच्चे नहीं बता पाते। ये होता है कि आप जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुँचते हैं तो आप अपना टॉपिक भी एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं कि कहाँ पे कॉलन है, कहाँ पे कॉमा है और क्या मात्रा है। आपको नहीं लिखने आता है क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। आपने अपने पीएचडी का टॉपिक कब देखा? एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके गाइड ने कहा कि अच्छा इस टॉपिक में से देख लो कौन सा किस पे कर सकते हो, तब आपने उसको एक सब्जेक्ट मैटर से देख लिया और उस समय तो आप गुरु जी के साथ रहते हो कि बस मना ना कर दें किसी तरह से। तो और आप उस समय सब कुछ हाँ के मोड में रहते हो, यस सर यस सर। तो आपने उस पर पढ़ लिया कि हाँ एक बार फिर गुरु जी ने कहा कि सिनॉप्सिस बनवा के लाओ। तो ज़्यादातर लोगों को टाइपिंग तो आती नहीं है, खासकर जो हम लोग उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट के लोग हैं। हम लोगों ने तकनीक से अपने आप को इतना काट के रखा होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो टाइपिंग वाइपिंग का काम है ये हम पैसा देके करा लेंगे। तो जो पीएचडी है ये इन सारी कमियों को दुरुस्त करने का आपको अवसर देती है कि जो चीज़ें अब तक हम छोड़ते आए हैं उसे हम ठीक कर सकें। तो आप जब अपनी पीएचडी करते हैं तो तब आप अपना सिनॉप्सिस के टाइम में अपना सिनॉप्सिस जल्दी जल्दी किसी तरह पूरा कराते हैं और आप पढ़ते भी नहीं है उस सिनॉप्सिस को 25 पेज को कि आपने क्या लिखा है, लाके गुरु जी को 3 कॉपी दे देते हैं। और फिर जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन होता है DRC में उस दिन आप पीपीटी पे देख के पढ़ते हैं कि अच्छा शोध का अभिप्राय है और कुछ निष्कर्ष। उसी दिन आपको पता लगता है कि अच्छा मेरा टॉपिक है, फिर आप भूल जाते हैं। फिर जब जमा करना होता है तब आप फिर थीसिस फाइन कराने जाते हैं, तब आप दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा ना हो, जब हमारा नाम किसी चीज़ के साथ जुड़ गया है, जब हम प्रक्रिया में आ गए हैं तो चीज़ों को क्रमशः धीरे धीरे करते रहें। हमारी एक प्रवृत्ति होती है, सभी मनुष्यों में प्रवृत्ति होता है कि हम चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं जहाँ तक वो टाल सके। तो ये प्रवृत्ति को पीएचडी के दौरान छोड़ने की कोशिश कीजिए। रोज का काम रोज करने की कोशिश कीजिए। पीएचडी आपकी 200-250 पेज की होगी जब आप अंत में लिखेंगे।
और वो 250 पेज अंतिम के 3 महीनों में लिखने की बजाय हर दिन 1 पेज लिखने की कोशिश की, तो आपकी पीएचडी बहुत आसान हो जाएगी और मौलिक होगी। 1 पेज लिखना आपके लिए बहुत आसान काम है और 250 पेज लिखना बहुत कठिन काम है। तो आप रोज 1 पेज लिखिए ना, अपने टॉपिक को देखिए कि आप उस पर क्या कर सकते हैं। एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी पे रोज कुछ ना कुछ लिखना शुरू कीजिए। तो शुरू में आप गलत लिखेंगे, शुरू में आप खराब लिखेंगे, 6 महीने आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका किधर जा रहा है। फिर 6 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा, जब आप अखबार भी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे वो चीज स्टार हाईलाइटेड दिखने लगेगी, अरे ये तो मेरे टॉपिक से संबंधित है। तो उसकी काट करके आप एक फोल्डर बनाइए और उसमें रख लीजिए कि भाई ये हमारे टॉपिक से संबंधित है और ये चैप्टर 1 में हम यूज कर सकते हैं, चैप्टर 2 में यूज कर सकते हैं, चैप्टर 5 में यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से शोध का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और अभी जब हम लोग चूंकि ज्ञान की बात कर रहे थे कि जो ज्ञान की परंपरा है वर्तमान समय में वो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही पुष्ट होती है। तो शोध वैज्ञानिक कैसे होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसकी एक निश्चित विधि होती है, तर्क संगत पद्धति होती है, एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और उसके निष्कर्षों की वैधता होती है। और अगर ये चीजें आपके शोध में नहीं, चाहे आप लिटरेचर में कर रहे हो, चाहे आप फिलोसफी में कर रहे हो, चाहे आप सोशल साइंस में कर रहे हो, चाहे आप साइंस में कर रहे हो या आप प्योर रिसर्च कर रहे हो, विशुद्ध रूप से जो हायर ऑर्डर की थिंकिंग वाली रिसर्च है, वहाँ भी ये जो मापदंड है, जो उसकी एक तर्कसंगत पद्धति होगी, निश्चित विधि होगी, प्रक्रिया निर्धारित होगी और उसकी निष्कर्षों में वैधता होगी, ये होना ही चाहिए। उसके बिना संभव नहीं है कि आपका शोध वैलिड माना जाएगा। और जब हम लोग रिसर्च कहते हैं तो नाम री मतलब खोना और सर्च मतलब खोजना। तो ये जो शब्द है ना, कई बार हमारे मन में कन्फ्यूजन पैदा करता है कि हम किसी चीज को बार बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम किसी चीज को बार बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी बार हम देखते हैं, एक किसी का शेर है ना कि जिसको भी देखना हो कई बार देखना। शायद वसीर बद्र साहब का कोई शेर है जिसमें वो कहते हैं कि मतलब जब भी आप किसी चीज, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो मतलब हम हर बार जब किसी चीज को देखते हैं तो उसका एक नया पर्सपेक्टिव, नया नजरिया हमारे सामने खुलता है। और यही हमारे शोध के साथ भी होता है कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हम उस समस्या को, जिस समस्या को हमने शोध के कार्य के लिए चुना है, उसको जितनी बार हम देखते हैं, जितनी बार उसका चिंतन मनन करते हैं, उतनी बार हमारे लिए नए अवसर, नए आयाम खुलते जाते हैं। और रिसर्च को लेकर के हिंदी में कई सारे शब्द शुरुआत से एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसके लिए खोज, अन्वेषण, गवेषण, अनुसंधान, शोध आदि व्यवहार में रहे और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग अभी भी हम करते हैं। इनमें से जो अंतिम के 2 शब्द हैं, कौन से हैं? अनुसंधान और शोध। व्यवहार में आज हम इन्हीं दोनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अनुसंधान बेसिकली लैब या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर हमने कंफाइन कर दिया है कि वहाँ पर जब हम किसी चीज़ को नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, नई डिस्कवरी करने की कोशिश करेंगे, नया इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे, उस प्रक्रिया को हम अनुसंधान के रूप में देखेंगे। और जब हम किसी चीज़ को समग्रता में उसको तर्कसंगत पद्धति के द्वारा, उसको वैध निष्कर्षों के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे तो अब उसे हम शोध कहेंगे। तो आप लोग इसीलिए आपका ये जो कोर्स वर्क है, इसे हम शोध प्री पीएचडी कोर्स वर्क के नाम से जानते हैं। शोध का उद्देश्य क्या है? तो नवीन तथ्यों की खोज करना, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि करना, जो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो सचमुच में वो अभी भी वैलिड है कि नहीं। जैसे 16वीं सदी तक ये माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है। चपटी होना कब सिद्ध हुआ? जब लोगों ने समुद्र में अपने शिप लेकर के लोग निकले और निकल करके देखा तो देखा कि भाई चपटी रहे तो कहीं ऐसा स्थान आता कि जहाँ से नीचे गिर जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो तो फिर से वहीं घूम के पहुंच गए।
जब मैगलीन ने दुनिया का पहली बार चक्कर लगाया उनके पूरे दल ने, तो जो जो दल के लोग, मैगलीन तो मर गए रास्ते में, लेकिन जो उनके दल के लोग बचे उन लोगों ने बताया कि भाई हम सब जगह उस होटल पर फिर से यहीं पे आ गए हैं। तो प्राचीन तथ्यों की पुष्टि करने के लिए या उनको नकारने के लिए भी हमको शोध की जरूरत होती है। तथ्यों की क्रमबद्धता को परखने के लिए हमको शोध की जरूरत होती है। पारस्परिक संबंधों को पहचानने के लिए और उनके बीच के कारणात्मक संबंधों को पहचान करने के लिए, उनकी पुष्टि करने के लिए भी हमको शोध की जरूरत होती है। जो हमारा डिजायर्ड सब्जेक्ट है, जिस पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसको लेकर के जो हमारा मिशन है उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी शोध की जरूरत होती है। और किसी समस्या को विश्लेषित करने के लिए, किसी निदान की परख करने के लिए और उसके उपायों तक पहुंचने के लिए भी हमको विश्लेषण करना होता है। और उस विश्लेषण तक हम तब पहुंच पाएंगे जब हम उसे समग्रता में देखेंगे, समग्रता में उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी उसके बारे में सोचेंगे। ईश्वर की विशेषताएं क्या क्या है? उसकी ऑब्जेक्टिविटी होगी, वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ का क्या अर्थ होगा सर? वस्तुनिष्ठ What's the purpose of research? Purpose क्या है research? जिसके लिए हम जिस चीज के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर कर रहे हैं? जो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? What do you mean by objective? वस्तुनिष्ठ किसी चीज से सर बैठे हैं बिना प्रभावित हुए अपने आचार विचार, अपने किसी मनोभाव, किसी को अपने विचार से प्रभावित करता से होकर आप बता रहे हैं कुछ? आप बताएं। डिसाइड तो दूसरी चीज होगी सर, इस पर किसी का किसी का और प्रभाव ना होना, हम उसे तटस्थ रूप से सिर्फ उसी के बारे में देखें तो उसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ। उसमें क्रमबद्धता होगी, उसमें रैशनैलिटी होगी। रैशनैलिटी को कैसे हम कहेंगे? तार्किकता को कैसे कहेंगे सर? जिसे तर्क के द्वारा हम सिद्ध कर सकें, प्रमाणित कर सकें, उसे हम तार्किकता कहते हैं। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, उसकी यथार्थता होगी, रियलिटी होगी, वो सिर्फ काल्पनिक नहीं होगी। निष्पक्ष होगा, विश्वसनीय होगा। रिलायबल का यहाँ पे हम कैसे व्यक्त करेंगे? रिलायबल का कि जो हम आज रिसर्च कर रहे हैं, अगर उन्हें पद्धतियों को, उन्हें प्रोसीजर्स को, उन्हें टूल्स को हम फिर से दोहराएं तो हमारे रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं होगा। प्रामाणिक होगा, तथ्यान्वेषण होगा। तथ्यान्वेषण मतलब हमको कुछ नई चीज मिलेगी और शुद्ध होगा, इसको हम प्रिसाइज कहते हैं। और वो किस काल के लिए सत्य है इसका भी उल्लेख होगा। कोई भी चीज सर्वकाल के लिए सत्य नहीं है, वो एक टाइम बीइंग के लिए ठीक होगी, अगले टाइम के लिए वो खराब होगी। जैसे हम कहें कि तेंदुलकर ग्रेट प्लेयर थे। तेंदुलकर हर कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट होता है, तो क्रिकेट के बारे में बड़ी सहजता से बात किया सकते हैं। एटलीस्ट मेरे जो पुरुष है वो बड़ी सहजता से अपने आप को क्रिकेट का एक्सपर्ट मानते हैं कि हम बस थोड़ा सा चूक गए। हमारे पिता जब भी मुंबई में रहते तो हम भी वहाँ चले गए होते, काम की जगह तो हम भी पहुँच गए। तो जब हम लोग बात करते हैं कि तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, तो वास्तव में हमारे बीच को फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम होता है कि जिस समय तेंदुलकर खेल रहे थे हम उस समय की बात कर रहे हैं। उससे पहले डॉन ब्रैडमैन थे, विवियन रिचर्ड्स थे, उनके बाद भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर आए। तो हम किसी एक काल के बारे में ही कोई किसी तथ्य को हम कह रहे होते हैं, इसलिए समयावधि का भी उल्लेख होता है। और तो किस संदर्भ में बात कही जा रही है
उस संदर्भ का भी उल्लेख होना चाहिए। संदर्भ को लेकर के एक बड़ी फेमस सी वो बात है ना कि जो मार्क्स का कोट है कि धर्म अफीम है। अब वो और ये खूब लोकप्रिय है पूरे देश में, हर कोई इसको कहता रहता है। इस संदर्भ में मार्क्स ने ये बात कही तो मार्क्स का पूरा कोट ये इस तरह से कहते हैं कि भाई ये जो धर्म है वो अनाश्रित लोगों के लिए आश्रय का काम करता है, लोगों में उम्मीद जताता है, और फिर वो अंतिम में कॉलम लेकर के बात कहते हैं कि ये लोगों के लिए अफीम का काम करता है। लोगों ने सिर्फ उतना ही पकड़ लिया कि धर्म अफीम है और बाकी चीज़ों को भूल गए। तो रिसर्चर का ये काम नहीं होता है। रिसर्चर जब भी कोई बात करेगा तो उसके कॉन्टेक्स्ट में करेगा कि किस संदर्भ में वो बात कही जा रही है, उसको एक्सप्लेन करेगा। शोध का इम्पोर्टेंस क्या है? ये मानव के ज्ञान को दिशा प्रदान करता है, ज्ञान के भंडार को विकसित और परिमार्जित करता है, व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है, जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, दुर्घटनाओं के निदान और निवारण में सहायक होता है, नए सत्यों का अन्वेषण करके अज्ञान मिटाता है, सांस्कृतिक उन्नति में सहायक होता है, सामाजिक विकास में सहायक होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये शोध क्यों जरूरी है, और इसलिए जब आप शोध करने जा रहे हैं तो इस कसौटी को अपने सामने रखिएगा कि जो आप अपना रिसर्च का काम करने जा रहे हैं तो इसके कम से कम आधे क्राइटेरिया को तो फुलफिल जरूर कर दें, तभी हम सचमुच में सार्थक रूप से इस पैसे का, इस समय का कुछ प्रोजेक्ट सिद्ध कर पाएंगे। ये रिसर्च कुछ डेफिनेशंस हैं, चूंकि ये पीपीटी आपके ग्रुप में जाएगी इसलिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, मैं पहले भी देख रहा था, फिर मुझे लगा कि फिर आप लोग सिर्फ प्रवचन सुनने लगेंगे और बाद में हम लोग सब विषय भी नहीं जुड़वाएंगे, आराम से उनकी चल देंगे। इसलिए लगा कि थोड़ा आप हाथ पैर चलाते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, वरना आपको नींद आए रहेगी तो आपको टूटने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे क्लास में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उठा के मार देते हैं या थोड़ा खड़ा करके बेइज्जत कर दिए, कोई कहानी सुनाती है और उनको थोड़ा जलील कर दिए, तो लेकिन आपके साथ ये नहीं कर सकते ना, आपको उठना ही है, यहाँ पे वैसे ही पूरा मुझे सुना तो इसलिए मैं जानते हुए भी ये चाहता था कि आप थोड़ा जगह रहे, कम से कम सिर्फ जगाने के लिए मैंने ऐसा नहीं तो सब ये सब पसंद थोड़ी देने जा रहे हैं आपको, मैं देने जा रहा हूँ, आपके लोग थोड़ी देने जा रहे हैं, जिनको आपको करना है। जो शोध का हम कार्य करते हैं तो उसका वैज्ञानिक जो फैकल्टी होती है विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की और साहित्य की, यहाँ पे इन 3 फैकल्टी के लोग हैं और उन 3 फैकल्टी से वो ये जो हमारे रिसर्च के टाइप्स हैं आप हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम जो अभी तक जो बात की गई है वो मूलतः यहीं तक पहुँचने के लिए की गई है, हम यहाँ तक पहुँच जाए कि शोध के प्रकार क्या हैं। तो शोध को हम उपयोग की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से और शोध करने की इंक्वायरी के दृष्टि से अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। इसको पढ़ पा रहे हैं, मैं हिंदी वाला ही रहने पढ़ पा रहे हैं, ये उसी का हिंदी रूपांतरण है, नहीं पढ़ पा रहे तो सही है, तो मतलब पढ़ तो ले रहे, समझ के नहीं आ रहा, वो तो समझाने के लिए तो अभी हम लोग शोध के 3 प्रकारों को देखते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर एप्लीकेशन उसका क्या है। तो अनुप्रयोग के आधार पर हम शोध को 2 तरीके से वर्गीकृत करते हैं। एक शुद्ध प्योर रिसर्च, प्योर रिसर्च उसको कहते हैं जहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका
जरूरी नहीं है कि उनका समाज में कोई सीधा सीधा उपयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जो हम डायग्नोस करेंगे, जो उसका निवारण बताएंगे, उस निवारण का समाज के लिए कोई उपयोग हो आज की तारीख में या निकट भविष्य में, जरूरी नहीं। तो इस तरह का जो शोध का कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं प्योर रिसर्च, शुद्ध शोध। जैसे मैथमेटिक्स के जो शोध होते हैं, थ्योरम्स के जो शोध होते हैं, कई बार उनका हम कोई उपयोग नहीं कर पा रहे होते हैं। तो लेकिन इस तरह के जो शोध होते हैं वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमारे नॉलेज बेस को बड़ा करने के लिए। वो सीधा हो सकता है कि कभी प्रयोग में ना आए, लेकिन उससे जो चीज़ें डेराइव होंगी, जो चीज़ें निकलेंगी, वो हमारे ज्ञान का को बढ़ाएंगी और सोसाइटी के लिए उपयोगी होंगी। इसलिए इस शोध को करने की जरूरत है। तो ये जो शोध है ये सबसे ऊंचे स्तर का शोध माना जाता है कि जहाँ पे सबसे बेहतरीन किस्म के जो दिमाग होते हैं वो इस तरह के रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं। तो दूसरा है वो है व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक या अप्लाइड, जिसका हम सोसाइटी के लिए सीधा सीधा उपयोग कर सकते हैं। और सोशल साइंस में या साइंस के जो ज़्यादातर रिसर्च होते हैं वो इसी ध्येय को लेकर के किए जाता है कि व्यवहार में लाए जाते हैं या शोध किया जाता है जिसका हम सोसाइटी के लिए सीधा सीधा कुछ उपयोग कर सकते हैं। जस्ट फॉर अ टाइम प्लीज नोट डाउन योर रिसर्च टॉपिक ऑन द पेपर। अब अपना जो आपका शोध का विषय है उसको पेपर पे आप लिखिए प्लीज। और उसको लिखने के बाद इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आपका जो रिसर्च है वो शुद्ध शोध की तरफ जाना है या व्यवहारिक शोध की तरफ जाना है। व्यवहारिक। तो सोशल साइंस के जो ज़्यादातर रिसर्च होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। जो साइंस के जो ज़्यादातर रिसर्च होते हैं ऐसा इसलिए होता है, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ करके डेलिबरेटली कर रहे हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो पहली चीज़ हमारे सामने कोई एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, कोई समस्या खड़ी होगी। और क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो अपने सोसाइटी में समस्या देखता है, और जब समस्या देखता है तो समस्या के निदान को लेकर के उद्यमित होता है, उसके निवारण को लेकर के उद्यम करता है। और इसी कारण जो सोशल साइंस के रिसर्च है, जो साइंस के रिसर्च है, वो मूलतः व्यवहारिक प्रवृत्ति के होते जाते हैं। शोध के उद्देश्य के अनुसार जब हम शोध का वर्गीकरण करते हैं तो वर्णनात्मक शोध, जिसमें जो चीजें जो रिसर्च होता है उसमें हम वर्णन कर रहे होते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो चीज एग्जिस्ट कर रही है ये यहीं पे क्यों है और इसके होने से क्या क्या परिवर्तन हुआ है। जो इसके बाद का जो दूसरा है वो है व्याख्या पर शोध। वर्णन और व्याख्या ये दोनों एक ही चीजें हैं, क्या अलग अलग हैं? Let me hear the voice of people in the class. लड़के तो बहुत बोल रहे हैं, लड़की की आवाज किस तरह है? Be precise. Anyone else? वर्णन का मतलब बहु ऐसे ही बताना, व्याख्या का मतलब इसमें अपने तरीके से समझाना। जब हम वर्णन करते हैं व्हाट वेयर का हम प्रयोग करते रहते हैं कि क्या है। जब हम व्याख्या करने चलते हैं तो वाई का एंगल यूज हो जाता है, तो वहाँ पे है तो क्यों है, ठीक है। तो जब हम उसके कारणों की पड़ताल करते हुए चलते हैं तब हम उससे व्याख्या परक शोध की संज्ञा देते हैं। तीसरा अनुसंधान परक शोध, जब हम किसी चीज की नई डिस्कवरी करते हैं, नया कुछ खोजते हैं तो अनुसंधान परक शोध उसे कहते हैं। और चौथा सहसंबंधात्मक, जब हम किन्हीं दो चीजों के बीच में कोरिलेशन पता करते हैं कि 2014 से पहले तो कांग्रेस सत्ता में थी, 2014 के बाद
भाजपा सत्ता में आ गई है, तो भारतीय वोटरों के मन मस्तिष्क में दोनों पार्टियों की नीतियों को लेकर के क्या प्रभाव पड़ा है, तो हम कुछ को रिलेट करते हैं ना, कंपैरेटिव स्टडीज में वो तो हम अभी आगे देखेंगे, तब हम तुलना करेंगे। अभी वो रिसर्च के टाइप्स में हम आगे सीखेंगे। तो हम वो रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या सह संबंध है, कोई चीज ऐसी घटी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है। और जो शोध का जो तीसरा प्रकार है वो है जांच विधि के अनुसार, इंक्वायरी मोड के अनुसार मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध। मात्रात्मक शोध मतलब जिसमें हम सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं, गणितीय सूत्रों का प्रयोग करते हैं और हर चीज को क्वांटिफाई करके हर चीज को मात्रा में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दूसरा शोध है वो गुण के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है कि जो शोध है उसका जो एक कार्य मोड है उसका कौन सी विशेषता है, उसका गुण क्या है, और उसके गुण के आधार पर ही हम उसकी व्याख्या करने का कोशिश करते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ज़्यादातर लोग अपना बैग, जब मैंने कहा था कि आएगा तो ज़्यादातर लोग अपना बैग चैनल बंद करने लगे थे, तो मैंने भी ऐसा नेक्स्ट कल जब हम लोग मिलेंगे तो ज़्यादा से थैंक यू एंड द सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन। अगर आपकी तरफ से कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो हम लोग संवाद कर सकते हैं।